नमस्कार बच्चों, आप सभी को लक्ष्य स्टडी ग्रुप पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। महाकाल से प्रार्थना है कि आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छे से जाए और अच्छे नंबर से सारे बच्चे पास करें। महाकाल की कृपा सदैव बनी रहे। आइए आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं जो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो मॉडल सेट दिया गया है उसमें 5 सेट दिया गया है। हर एक हिंदी का 5 गो, सामाजिक विज्ञान का 5 गो, इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट दिया गया है, जिसमें आज हम लोग शुरू करते हैं साइंस से। तो साइंस का पहला सेट हम लोग आज लगाएंगे। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आपको हम इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो अच्छे से वीडियो को देखिए। आने वाली जो आपको 17 फरवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट है, इसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसीलिए अच्छे ढंग से देखें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अब यहाँ से समझिएगा समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण की विशेषताएं पूछता है क्वेश्चन में, सब्जेक्ट में, कि समतल दर्पण किसको कहते हैं। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है। और समतल दर्पण में दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु को रखते हैं उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। पार्श्व रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में। और समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। जितना वस्तु है, जितना ऊंचाई का, उतना ही ऊंचाई का इसमें प्रतिबिंब बनेगा। और दो समतल दर्पण के बीच में जब दो समतल दर्पण को रखेंगे तो उससे अनंत प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। तो यही कह रहा था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? तो आप लोग को पता होगा कि दर्पण के आगे बनता है। दर्पण के आगे बनता है। अब देखिएगा, समझिएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह किस दर्पण में बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब है सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। तो ये जो अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण के जो सामने है, इधर साइड जितना भी प्रतिबिंब बनेगा ये सब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और इधर साइड जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो आप याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में जब अंतर आपको सब्जेक्ट में पूछेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में बनता है, वास्तव में कटता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तव में कटता हुआ प्रतीत नहीं होता है। फिर है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में बनता है और उत्तल दर्पण में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह बड़ा, छोटा और उल्टा होता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो ये सब आप अंतर याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण कितना डिग्री होगा। तो आपतन कोण 30 डिग्री का होगा तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? तो याद रखिएगा 60 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का होगा। जैसे आप पढ़े होंगे प्रकाश के प्रवर्तन का 2 नियम। तो प्रकाश के प्रवर्तन का जो 2 नियम पढ़े होंगे, तो आप लोग इसमें पढ़े होंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन का जो 2 नियम था, तो इसमें आप लोग जानते होंगे। पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, उसे प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम कहते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। और जब भी कोण जो बनता है
वो अभिलंब से बनता है। किससे बनता है? अभिलंब से बनता है। तो इसमें जो प्रवर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? तो 60 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। तो आगे चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल c है तो प्रवर्तित प्रकाश की चाल क्या होता है? तो आपतित प्रकाश की चाल जब c होगा तो प्रवर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा? तो प्रवर्तित प्रकाश का भी चाल c होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है? प्रवर्तन कोण होता है। तो आप लोग को 4 नंबर तक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में क्रांतीय चीप परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। कहाँ से? तो मूल बिंदु जब भी लिया जाता है तो मूल बिंदु जो है ध्रुव से लिया जाता है। अब समझिएगा, यहाँ पर बहुत सारे बात यहाँ से हम बता रहे हैं आपको। तो ध्रुव किसको कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। फिर जो है दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। फिर जो है ध्रुव से ही प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष गुजरता है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष गुजरता है। फिर इसके बाद आपको पता होगा कि कोई भी दूरी को जो मापते हैं, फोकस दूरी को मापते हैं, प्रतिबिंब दूरी को मापते हैं, वास्तु दूरी को मापते हैं, वो सारा का सारा ध्रुव से मापते हैं। किससे मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। तो याद रखिएगा, ची परिपाटी के अनुसार कोई भी दूरी को मापेंगे तो ध्रुव से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। जैसे आपको पता है कि मुख्य फोकस से पोल के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और वक्ता केंद्र से पोल के बीच के दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, और जहाँ प्रतिबिंब बनता है वहाँ से ध्रुव के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो अवतल दर्पण में सब फोकस दूरी, वास्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी जब वास्तविक बनेगा सब माइनस में होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में होता है। क्या होता है? प्लस में होता है। आप सारे क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होती है? जब सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो उसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सघन से विरल में जाएगी तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब समझिएगा, यहाँ पड़ी माध्यम 2 प्रकार का होता है, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम में हवा आएगा और सघन माध्यम में पानी आ जाएगा, कांच आ जाएगा, ये संबंध सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो याद रखिएगा, विरल से सघन में आएगा तो उसका गति धीमा हो जाएगा, लेकिन सघन से विरल में जाएगा तो उसका गति बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि सघन माध्यम उसको कहते हैं जिसमें कण जो होता है सटा सटा हुआ रहता है, और विरल माध्यम उसको कहते हैं जिसका कण जो है दूर दूर रहता है। समझ गए? मतलब भीड़ भाड़ वाला में जाए में थोड़ा सा देरी लगेगा, लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहेगा डायरेक्ट चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर 7 नंबर कह रहा है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो अपवर्तन के कारण जो है कौन सी राशि नहीं बदलती है? ए और बी नहीं बदलती है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है, लेकिन रंग बदल जाता है। रंग बदल जाता है। अब पूछता है तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं? तो 2 श्रृंग या 2 गर्तों के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और तरंगदैर्घ्य को मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? मीटर में मापते हैं। आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है, और सबसे कम किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का होता है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, P बराबर एक फार्मूला होता है 1/f। जब सेंटीमीटर में रहता है तो 100/f लिखते हैं, और जब मीटर में रहता है तो 1/f लिखते हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है तो 100/50 हो जाएगा। एक मतलब हो जाएगा 2 डायोप्टर। कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर। ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। पूरी तरह से साइंस का ऑपरेशन कर देंगे आज, इसलिए अच्छा से समझिएगा। तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज किसको बोलते हैं? जैसे देखिए, पदार्थ जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है पारभासी, और तीसरा होता है अपारदर्शी। तो इसमें जो अब तीनों को हम सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है
5 नंबर में, इसीलिए पहले सब्जेक्टिव बता रहे हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। तो पारदर्शी माध्यम किसको कहते हैं? तो पारदर्शी माध्यम उसको कहते हैं जिससे प्रकाश के कण जो है पूरा का पूरा आर पार हो जाता है, उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, ये सब पारदर्शी माध्यम है। पारभासी माध्यम किसको कहते हैं? जिससे प्रकाश के कण जो है हल्का हल्का आर पार होता है, उसको परभासी माध्यम कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया। अपारदर्शी माध्यम किसको कहते हैं? जिससे प्रकाश का कण एकदम नहीं आर पार करता, उसको अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, दीवार हो गया। तो आपका जो क्वेश्चन कह रहा था, तो तैलीय कागज क्या हो जाएगा? तो तैलीय कागज जो हो जाएगा आपका पारभाषिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारभाषिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारभाषिक हो जाएगा। अब इसके बाद है प्रकाश की चाल का न्यूनतम किस में होता है? तो प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होता है? तो याद रखिएगा कांच में होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है। सबसे पहले प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश के चाल को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमन ने मापा था। कब मापा था? 1676 ईस्वी में मापा था। और इसके बाद और याद रखिएगा कि प्रकाश एक कण है, वो कौन बोला था? न्यूटन महोदय ने प्रकाश एक कण है उसके बारे में बताया था। फिर प्रकाश एक तरंग है, ये कौन बताया था? तो हाइगेन महोदय ने प्रकाश एक तरंग के बारे में बताया था। प्रकाश कौन तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो इतना सारे बात आप प्रकाश से याद रखिएगा। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है? तो आपको पता होगा कि रेटिना पर बनता है, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। अब समझिएगा मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र में जो सबसे पहले प्रकाश जाता है वह पुतली के माध्यम से जाता है। किस में जाता है? पुतली के माध्यम से। और मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। और मानव नेत्र में जो रंग निर्भर करता है वह परितालिका पर निर्भर करता है, जिसको आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और वही जो है फोकस दूरी को नियंत्रित भी करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके बाद लेंस और कॉर्निया, जो कॉर्निया होता है, जो बाहरी भाग होता है, उसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया ही जो दान दिया जाता है, नेत्र दान में किसको दान दिया जाता है? कॉर्निया को दिया जाता है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिसको जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। फिर इसके बाद याद रखिएगा कि जब पुतली के माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है तो वह रेटिना पर पड़ता है। और रेटिना पर पड़ने के बाद वहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन हमको प्रतिबिंब जो है सीधा दिखाता है, क्योंकि वहाँ तंत्रिका कोशिका होता है और तंत्रिका कोशिका के माध्यम से प्रतिबिंब जो है सीधा दिखाई पड़ता है। फिर वहाँ पर 2 प्रकार के कोशिका होता है, एक शंकु कोशिका होता है और एक क्षण कोशिका होता है। तो शंकु कोशिका का काम जो है वह रंग निर्धारण के लिए है, और क्षण कोशिका का जो काम है वह तीव्रता के लिए है। तो आपसे पूछता है कि जो शंकु कोशिका में X क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाने के कारण जो कलर ब्लाइंडनेस जो रोग होता है, उसी के कारण कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। तो इतना बात सारा याद रखिएगा आपको नेत्र के बारे में। यहाँ से आपको क्वेश्चन सारा पूछेगा। अब आगे आते हैं कि नेत्र में पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? तो पारदर्शी जो अग्रभाग है उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉर्निया बोलते हैं। अभी बताएं कि कॉर्निया जो है अग्रभाग होता है, जिसको नेत्रदान में दान दिया जाता है। अब है 13 नंबर। बाइफोकस लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो बाइफोकस लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? जारा दृष्टि दोष। अब देखिए समझिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में भी बार बार पूछता है, तो आपको पहले हम सब्जेक्टिव बताते हैं। दोष जो होता है मानव में 3 प्रकार का होता है। एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, और एक जरा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष उसको कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। और जरा दृष्टि दोष में न निकट के और न दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है।
फिर इसके बाद निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक और होता है मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद जो है ऑपरेशन के सहायता से ठीक किया जाता है। और फिर एक होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता में कोई भी चीज़ खड़ा है तो उसको पड़ा नजर आता है और पड़ा है तो खड़ा नजर आता है, उसके लिए अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको सब्जेक्टिव की बात बता रहे हैं भी और ऑब्जेक्टिव का ही बताते जा रहे हैं, इसीलिए याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि रड्स कोशिका किसके प्रति संवेदनशील होता है। तो रड्स कोशिका जो है किसके प्रति संवेदनशील होता है, तो धुंधली रोशनी, किसके लिए, धुंधली रोशनी के लिए होता है। फिर है ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। तो ब्लाइंड जो स्पॉट है वह रड्स और कोन्स में नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, रड्स और कोन्स में नहीं होता है। फिर है आगे कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। तब विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अब समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो यंत्र जो होगा पहला फ्यूज हो जाएगा, दूसरा नाइक्रोम हो जाएगा, तीसरा टंगस्टन हो जाएगा, चौथा आयरन हो जाएगा, इसको स्त्री बोलते हैं। ये सब जो है ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ये सब जो है ऊष्मा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऊष्मा। अब यहाँ है फ्यूज, तो फ्यूज से पूछेगा कि फ्यूज किसका मिश्रण होता है, तो सीसा और टीन का होता है। फ्यूज को हम किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। फिर इसके बाद फ्यूज को किस लिए लगाते हैं, तो घर में जो ओवरलोडिंग हो जाता है, धारा बढ़ जाता है, तो उपकरण को बचाने के लिए हम लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो धन और ऋण जो चिन्ह है वह किस में नहीं होता है, तो आपको पता है कि धन और ऋण चिन्ह जो है कुंडली में नहीं होता है। किस में नहीं होता है। अब देखिए एमीटर बोल रहा है, तो एमीटर में धन और ऋण होता है। एमीटर का काम है विद्युत धारा को मापना। किसको मापना, विद्युत धारा को। एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज को मापना, और वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाते हैं, समानांतर क्रम में लगाते हैं। विद्युत सेल क्या कहते हैं, सेल जो होता है एगो होता है, लेकिन बैटरी सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर कौन सा मात्रक होता है, तो याद रखिएगा वाट के बराबर होता है जूल बटा सेकेंड। पी बराबर होता है ना W/T, और W का ऐसा मात्रक जूल होता है, समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। तो जूल बटा सेकेंड को ही वाट कहते हैं। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर समझिए कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी रहती है। अभी बताएं, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसका बना रहता है, नाइक्रोम का बना रहता है। तो यहाँ से पूछेगा कि नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है। तो नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध दोनों उच्च होता है। नाइक्रोम का जो बना रहता है हीटर, उसका बाहरी आवरण जो होता है चीनी मिट्टी का बना रहता है। किसका बना रहता है, चीनी मिट्टी का बना रहता है। टंगस्टन के पूछेगा, जो बल्ब रहता है, बल्ब में जो फिलामेंट रहता है वो किसका रहता है, टंगस्टन का रहता है। किसका रहता है, टंगस्टन का रहता है। और टंगस्टन का भी गलनांक और प्रतिरोध दोनों क्या होता है, उच्च होता है। फिर है जस्ता। तो जस्ता गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का प्रयोग करते हैं, जस्ता का परत चढ़ाते हैं। और तांबा जो है घर में जो हम बिजली प्रवाहित करते हैं तो उसके लिए किसका तार का प्रयोग करते हैं, तांबे तार का प्रयोग करते हैं। इसका प्रतिरोध कम होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। याद रखिएगा सारा क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टेड महोदय ने किया था। किसने किया था, ऑस्टेड महोदय ने किया था। कब किया था, 1820 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1820 ईस्वी में
20 ईस्वी में किया था। और ऑस्टोट महोदय ने ही बताया था कि जब कोई भी परिपथ में एक सुई को लेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा और उसे धारा को प्रवाहित करेंगे तो वह अपने पथ से विचलित हो जाएगा। तो उसी को ऑस्टेट ने प्रयोग करके दिखाया था। तो यही है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया था? तो ऑस्टेट महोदय ने किया था। फिर है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो 22 नंबर के काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। अब देखिए चुंबकीय बल रेखा के बारे में बता रहे हैं, समझिएगा। तो चुंबकीय बल रेखा जो होता है, जैसे कोई भी जो चुंबक है उसमें दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखा निकलता है और साउथ में जाता है। तो मतलब बाहर के दिशा जो होता है नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन अंदर के जो दिशा होता है वह साउथ से नॉर्थ होता है। फिर चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटता है और चुंबकीय बल रेखा वक्र आकार के बनाता है। किस आकार के बनाता है? वक्र आकार के बनाता है। और चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समानांतर होता है। क्या होता है? समानांतर होता है। तो ये समझ याद रखिएगा। फिर है आगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र मतलब जनरेटर। तो जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अरे बात समझ में? आगे हम लोग बढ़ते। गैल्वेनोमीटर क्या है? अल्प धारा को ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, या धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर के बारे में बता ही दिए कि एमीटर के द्वारा धारा को मापा जाता है। मोटर जो होता है विद्युत मोटर या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 24 नंबर कह रहा है लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? तो लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध जो होता है वह बहुत कम हो जाता है, क्योंकि लघुपथन के समय धारा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो जब प्रतिरोध कम होता है तब तो धारा बढ़ जाता है, तो इसीलिए बहुत कम होता है। फिर आगे 25 नंबर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के हेतु आवश्यक जो तत्व है उसका नाम क्या है? यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। फिर 26 नंबर कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। याद रखिएगा क्या है? सूर्य है। 27 नंबर है निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? तो जल किसका अर्थ होता है? तो 27 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल होता है। आगे आइए 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को जो प्रदर्शित करता है वह कौन सा होगा? AgNO3। AgNO3। अब देखिए एकल अभिक्रिया, अभिक्रिया कितना प्रकार का होता है? तो अभिक्रिया जो है ऐसे मुख्य रूप से 5 से 6 अभिक्रिया होते हैं, जिसमें आपको हम बता रहे हैं। पहला जो होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा जो होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार के होता है। अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो उष्मीय वियोजन होता है, विद्युत वियोजन होता है और एक प्रकाशीय वियोजन होता है। उसके बाद एकल विस्थापन होता है, फिर इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, फिर इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो A7 अभिक्रिया होता है जिसमें जो एकल विस्थापन अभिक्रिया दिखाता है AgNO3। फिर आगे है कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी का है। किसका? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा को अवशोषित करते हैं उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। 30 नंबर का रहा निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? ये जो होगा अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये तीनों के लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो तीनों प्रक्रिया नहीं होगा, लेकिन अवक्षेपण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। 31 नंबर का ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। फिर पूछता है यहाँ से कि ग्लूकोज में कितना कार्बन के परमाणु होते हैं? तो 6 होते हैं। हाइड्रोजन के कितना होते हैं? 12 होते हैं। और ऑक्सीजन के कितना होते हैं? 6 होते हैं। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। याद रखिएगा। अब आगे है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन संतुलित नहीं है, तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक समीकरण, तो दो प्रकार का होता है, एक संतुलित होता है, एक असंतुलित, जिसमें अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या जब बराबर होता है तो उसको संतुलित बोलते हैं, और जब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता तो उसको असंतुलित बोलते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित कहते हैं। तो इसमें कौन असंतुलित है? तो देखिए सी नंबर जो है असंतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो ये तो संतुलित है। 32 का जो आपको आंसर हो जाएगा तो ये संतुलित है। देखिए पहला नंबर 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, ये भी संतुलित है। 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, ऑक्सीजन का एगो है, 6 तो 6, ये भी संतुलित है। पीवी देखिए, पीवी एगो है तो पीवी एगो है, नाइट्रोजन एगो है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो ये संतुलित नहीं होगा। तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 33 नंबर कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान समझता क्या होता है? तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, एक मतलब क्षार होगा। लाल को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है, तो क्षार होगा। तो क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है? अधिक होता है। और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो यहाँ लाल लिटमस नीला कर रहा है, एक मतलब 7 से अधिक, तो 7 से अधिक देखिए एक ही ऑप्शन में है 11। तो आपको याद रखिएगा, जो लाल लिटमस को नीला कर दे उसको क्षार बोलते हैं, और जो नीला को लाल कर दे उसको अम्ल कहते हैं। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल जो होता है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, ये आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और क्षार जो है जल में घुलकर OH हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ये भी आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। फिर आगे 34 नंबर कि यशद पुष्प क्या है? तो यशद पुष्प जो है वो जिंक ऑक्साइड का परत चढ़ाना है। जिंक ऑक्साइड का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यशद पुष्प कहलाता है। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो गैस कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो 35 याद रखिएगा, CO2। CO2 जो गैस है चूने के पानी को क्या कर देता है? दूधिया कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। फिर 37 नंबर कह रहा है, मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल। और मेथनोइक अम्ल को ही क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH होता है, HCOOH होता है। 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CSO4 half H2O, CSO4 half H2O, CSO4 half H2O। लेकिन जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4 2H2O, CSO4 2H2O। तो जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस के ताप पर जब गर्म करेंगे तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो आपको 37 नंबर तक समझ में आ गया होगा। अब आइए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो पूछेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होता है? तो सबसे अधिक होता है। तो किस तत्व के सबसे अधिक होता है? तो 39 को समझिएगा। तो एकरा में हो जाएगा फास्फोरस। देखिए कैसे होता है बता रहे, सिलिकॉन जो होता है वह 14 नंबर पर होता है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 2 8 6 हो जाएगा। सिलिकॉन कितना नंबर पर होता है? 14 नंबर पर होता है। एल्युमिनियम जो होता है 13 नंबर पर होता है। तो 2 8 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 8 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका संयोजन इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फास्फोरस होता है 15 नंबर पर, तो 2 8 5 हो जाएगा। और सोडियम होता है 2 8 1। तो सिलिकॉन 14 नंबर पर होता है, तो 2 8 4 न हो जाएगा। तो 2 8 4, तो सिलिकॉन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन और सोडियम के 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जो 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। 40 नंबर कह रहा है
क्यूपराइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपराइड जो है किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपराइड जो है वह जो है कॉपर का अयस्क है। किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। क्यूपराइड किसका अयस्क है? कॉपर का अयस्क है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? अभी बताए ना, ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन है 8 नंबर पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना होगा? 2 और 6 होगा। तो 12वीं कक्षा में जब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसकी संयोजकता उतना ही होता है, लेकिन जैसे ही 5 6 7 8 हो जाता है तो उसको 8 में से घटा देते हैं, जितना बचता है उसकी संयोजकता उतना ही होगा। तो इसके 12वीं कक्षा में 6 हो जाएगा, तो इसको 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। याद रखिएगा। गंधक, गंधक को सल्फर बोलते हैं। सल्फर कितना नंबर पर होता है? 16 नंबर पर होता है। कितना नंबर पर होता है? 16 नंबर पर होता है, इसीलिए इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आगे आइए 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में अभिक्रिया में सी किसको दर्शाता है? तो जो 43 नंबर है तो सी किसको दर्शाता है? तो कार्बोक्सिलिक समूह को। किसको दर्शाता है? कार्बोक्सिलिक समूह को। सी जो होता है COOH होता है, कार्बोक्सिलिक समूह का COOH होता है। ठीक है। ईथर का होता है O, एल्डिहाइड का होता है CHO, अल्कोहल का होता है O, अल्कोहल का होता है OH, अल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। एल्डिहाइड का होता है CHO और ईथर का होता है O। कार्बोक्सिलिक समूह का क्या होता है? COOH होता है। कार्बोक्सिलिक समूह का क्या होता है? COOH होता है। 44 नंबर का हो जाएगा, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में जो है एथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है। 45 नंबर है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन किस वर्ग का है? जो 14 वर्ग का है। किस वर्ग का है? 14 नंबर वर्ग का है। कार्बन पूछेगा कि कार्बन कितना नंबर पर आता है? तो कार्बन 6 नंबर पर आता है। कितना नंबर पर आता है? 6 नंबर पर। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक 2 और 4 होगा। कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं? 3 गो होता है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है। आगे आइए 46 नंबर, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। कै गो होता है? 3 गो होता है। अब देखिए यहाँ एथाइन किसको? तो 3 गो होता है। एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का होता है CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो याद रखिएगा, एथाइन बोल रहा है मतलब एल्काइन बोल रहा है, तो इसमें सहसंयोजक बंधन कितना हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। 47 हो जाएगा, निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन जो हो जाएगा वह कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। हाइड्रोजन ग्रुप किसको बोलते हैं? तो 17वां ग्रुप को हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। तब हाइड्रोजन ग्रुप में जो आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, ये सब जो होता है हाइड्रोजन ग्रुप के सदस्य आते हैं, जिसको 17वां वर्ग को हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। 18वां वर्ग को अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, शून्य ग्रुप कहते हैं और पहला वर्ग को क्षारीय और दूसरा को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु याद रखिएगा। फिर है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है? 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था मोसले ने और उसने 7 गो आवर्त के बारे में बताया था और 18 गो वर्ग के बारे में बताया था। लेकिन सबसे पहले आवर्त सारणी देने का काम मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? मेंडलीफ ने। और उसके समय आवर्त की संख्या 7 था लेकिन वर्ग की संख्या 8 था। कितना था? 8 था। आगे आइए 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितना होगा? तो अभी बताएं, तो इसको तोड़िए तो कितना हो जाएगा? 2 8 8 1 हो जाएगा। तो जेकर 12वीं कक्षा में 1 2 3 रहेगा उसकी संयोजकता कितना ही हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसीलिए पोटेशियम की संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? आपको पता होगा। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग की संख्या कितना होता है? 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। और आवर्त की संख्या कितना होता है? 7 होता है। फिर है 51 नंबर कि निम्नलिखित के संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो कौन सा धातु है तो समझिएगा। तो 51 नंबर के जो हो जाएगा आपका आंसर 51 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी के मतलब 12 के कर होता है परमाणु संख्या, तो 12 होता है मैग्नीशियम का। किसका होता है? मैग्नीशियम का।
क्या किसका होता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम क्या है? एक प्रकार के धातु है। क्या है? धातु है। अब इसके बाद 52 नंबर समझिएगा, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा होता है? तो वनों पर आधारित उद्योग जो होता है वह इनमें सभी हो जाएगा। कागज उद्योग होगा, लाख उद्योग हो जाएगा, टीबर उद्योग होगा, इनमें सभी हो जाएगा। फिर है 53 नंबर कि सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक कौन सी होता है? तो कौन सा तकनीक होता है? वह जो तकनीक होता है टपकन सिंचाई होता है। कौन सा होता है? टपकन सिंचाई होता है। सिंचाई करने का बहुत सारा विधि है, जैसे ड्रिप सिंचाई होता है, फिर इसके बाद नलकूप के द्वारा सिंचाई होता है, उसके बाद और पाइप के द्वारा सिंचाई होता है। तो सिंचाई करने का बहुत सारा उपकरण है। आगे आइए, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 54 नंबर कह रहा है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ था। और चिपको आंदोलन की शुरुआत चिपको आंदोलन करी थी किसके द्वारा? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा कहा गया था। फिर है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो 55 नंबर का आंसर जो होगा मृतपोषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृतपोषी हो जाएगा। मतलब मृत चीज़ों से कवक जो है पोषण करता है। फिर है कि निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो 55 का जो आपका 56 नंबर का आंसर हो जाएगा वो होगा मृत घास पत्ते। फिर इसके बाद है मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मुख से होती है। तो मुख से सबसे पहले भोजन पचता है, उसके बाद ग्रासनी में जाता है, ग्रासनी के बाद अमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत के बाद मलद्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण पाचन बोलेगा तो छोटी आंत में, लेकिन पचना कहाँ से शुरू हो जाता है? तो वह मुख से हो जाता है। कहाँ से हो जाता है? मुख से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 58 नंबर क्या कह रहा है कि सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम क्या है? तो सजीवों में पाए जाने वाला जो जैव प्रक्रम है वह सभी है। श्वसन करवे करता है, प्रजनन करवे करता है, पोषण करवे करता है। मतलब सजीव जगत का लक्षण ये समझना है, श्वसन करेगा, प्रजनन करेगा, पोषण करेगा, तो ये सभी हो जाएगा। फिर आगे है कि किण्वन क्रिया होती है। तो किण्वन की प्रक्रिया किस में होती है? तो 59 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में होती है। जैसे आपको पता है कि मुकुलन द्वारा ईस्ट और हाइड्रा प्रजनन करता है। मुकुलन द्वारा ईस्ट और हाइड्रा प्रजनन करता है। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय होता है। अमीबा जो होता है कुटपाद के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा का आकार एक निश्चित नहीं होता है, इसका आकार बनते और बिगड़ते रहता है। तो ये समझ याद रखिएगा। थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं आज। फिर आगे समझिए, वायवीय श्वसन की क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायवीय श्वसन दो प्रकार का होता है, एक वायवीय होता है, एक अवायवीय होता है। वायवीय श्वसन उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। तो वायवीय श्वसन में जो उत्पाद बनता है CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। लेकिन अवायवीय श्वसन भी दो प्रकार के होगा। अल्प में होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और एकदम नहीं मिलता है ऑक्सीजन तो उससे इथेनॉल बनता है। तो याद रखिएगा। तो जो 60 का जो आंसर हो जाएगा, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? तो कोशिका का ईंधन किसको कहते हैं? तो 61 का हो जाएगा क्या? ग्लूकोज को। कोशिका का ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। कोशिका का ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को। फिर है 62 नंबर कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस अंग में होता है? तो याद रखिएगा 62 नंबर का आंसर। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होता है? पत्ती में होता है। कहाँ होता है? पत्ती में होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होता है? पत्ती में होता है। पत्ती में होता है। फिर आगे है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय किसका है? तो श्वसन तंत्र का भाग है। किसका है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो हृदय जो होगा परिसंचरण तंत्र का होगा। श्वसन जो हो जाएगा ये तो श्वसन से हम लोग सांस करते हैं ना, लेकिन यहाँ हो जाएगा परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। मानव हृदय जैसे 4 गो चैम्बर होता है ना, आलिंद होता है, निलय होता है, 2 गो आलिंद 2 गो निलय, तो उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वही बोलता रहा है। तो मानव हृदय का जो कार्य होता है परिसंचरण तंत्र का होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा फाइब्रोबिनोजीन हो जाएगा, जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है।
फिर पूछेगा कौन से विटामिन रक्त को थक्का बनाने में, तो के, कौन सा होता है, के होता है। फिर इसके बाद प्लेटलेट जो होता है ये भी रक्त को थक्का बनाता है। लेकिन आरबीसी का पूछेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। फिर ऑक्सीश्वसन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसको बोलते हैं जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आगे समझिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप अवशिष्ट जो है संचित रहते हैं तो वह कहाँ रहते हैं, तो इनमें सभी में, छाल में रहते हैं, उत्तक में रहते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में रहते हैं। जैसे अवशिष्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि पादप का भी बहुत सारा अवशिष्ट होता है, जैसे रेजिन होता है, गोंद होता है, रेनिन होता है। तो इस वन पादप का अवशिष्ट पदार्थ है तो यह सब में रहता है। फिर है कि 66 नंबर कि अमीनो अम्ल के विघटन में क्या बनता है। तो अमीनो अम्ल के विघटन में क्या बनता है, तो याद रखिएगा अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है। 67 नंबर है वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है। तो वृक्क का जो प्रधान कार्य होता है वह जो होता है उत्सर्जन का। किसका होता है, उत्सर्जन का। जैसे आपको पता है वृक्क मतलब किडनी। मानव शरीर में 2 किडनी होता है, एगो लेफ्ट में होता है, एगो राइट में होता है। लेफ्ट और राइट होता है। और किडनी का मुख्य काम है मूत्र का निर्माण करना। और वहाँ से 2 नली निकलता है जिसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। और मूत्रवाहिनी के बाद मूत्राशय होता है और मूत्राशय के बाद मूत्र मार्ग होता है। तो याद रखिए वृक्क का प्रधान कार्य होता है उत्सर्जन के लिए। इनमें कौन सा पादप हार्मोन है, तो इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो 68 का हो जाएगा साइटोकाइनिन। अब देखिए पूछेगा कि पादप हार्मोन कितने होते हैं, तो पादप हार्मोन 5 को होता है। पहला होता है ऑक्जिन, दूसरा होता है जिबरेलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है एब्सिसिक एसिड और 5वां होता है एथिलीन। अब पाँचों के थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। ऑक्जिन किसको कहते हैं, जो ऑक्जिन होता है कि पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि के लिए ऑक्जिन जिम्मेदार होता है। फिर साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। जिबरेलिन जो होता है बौने पौधा को लंबा करता है। फिर इसके बाद आप समझ लीजिए एब्सिसिक एसिड जो है या बौने पौधा को लंबा होने से रोकता है। मतलब ये जो है ऑक्जिन के जस्ट उल्टा करता है। ये सारा कार्य मतलब ऑक्जिन पॉजिटिव में करता है, नेगेटिव में करता है। और फिर एथिलीन का काम है फल को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। और एकमात्र गैसीय हार्मोन है जो एथिलीन है। और फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आ ही गया क्वेश्चन आगे कि फल का पकाने वाला हार्मोन कौन होता है, तो फल को पकाने वाला हार्मोन होता है एथिलीन होता है। फिर है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है, तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होता है तो आपका 70 का क्या हो जाएगा, 12 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है, 12 जोड़ी होता है। फिर 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है। तो रुधिर चाप किसको नियंत्रित करता है, तो रुधिर चाप जो है नियंत्रित करता है एंड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा, एंड्रिनल द्वारा। फिर है हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा का प्रजनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा का प्रजनन आज बताया ना कि हाइड्रा ईस्ट और हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। फिर है पुष्प में नर प्रजनन अंग क्या होता है, तो पुष्प का जो नर प्रजनन अंग को जिसको बोलते हैं पुंकेसर, क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और मादा प्रजनन अंग को स्त्रीकेसर बोलते हैं। तो पुंकेसर का जो भाग होता है पराग कोष होता है, पराग कण होता है, इसी को ये सबन जो है नर भाग है। और मादा भाग होता है वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है, ये जो है मादा भाग है। तो नर भाग को पुमंग बोलते हैं और मादा भाग को जयंग बोलते हैं। शुक्राणु कहाँ बनता है, 74 नंबर का क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहाँ बनता है, तो 74 नंबर का आंसर हो जाएगा शुक्राणु जो है वृषण में बनता है। कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। वृषण की संख्या कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। जैसे आपको पता होगा कि पुरुष जनन अंग कौन कौन सा होता है, तो वृषण होता है, शुक्राणु होता है, शुक्रवाहिका होता है। तो ये संबंध जो है पुरुष जनन अंग है। और मादा जनन अंग कौन कौन सा होता है, तो अंडाणु होता है, अंडवाहिनी होता है, गर्भाशय होता है, योनि होता है। तो ये संबंध जो है मादा जनन अंग है और ये संबंध जो है पुरुष जनन अंग है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। 75 का क्वेश्चन है कि जीवों को उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। तो जीवों को उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, तो याद रखिएगा 75 के कैट ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। फिर है और
आर्किटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सत्य है। तो आर्किटेरिक्स के संबंध में समझिएगा कौन सा कथन सत्य है। तो 76 का जो आंसर आपका हो जाएगा वह डॉग नंबर आंसर होगा। कौन होगा? डॉग हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। इसके जबड़े में दांत और अंगुली में नख थे, इसमें डैने एवं पंख विद्यमान थे। और जो आगे था ये था जो क्वेश्चन था कि यह एक जीवाश्म में क्या है? जीवाश्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं। बस 3 क्वेश्चन और है और हम लोग समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग दिल सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो कौन बदल सकते हैं? तो 77 का जो आंसर हो जाएगा वह घोंगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? घोंगा। 78 क्या? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन सा आते हैं? इनमें सभी आते हैं। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। फिर है मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मैदानी परिस्थिति तंत्र में मेढक जो है किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो यह जो है द्वितीय उपभोक्ता है। कैसा है? द्वितीय। जैसे लिंडमान का नियम है जिसमें पहला जो उत्पादक होता है, फिर उसके बाद एक स्वापोषी होता है, फिर शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है। तो ये लिंडमान का नियम था जो लिंडमान साहब ने दिए थे, जिसमें 10% जो होता है ऊपरे जाने के बाद कमता है। 80 का जो हो जाएगा, 80 नंबर का हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिमीकरणीय पदार्थ है? तो 80 का हो जाएगा आपका ये होगा DDT हो जाएगा। तो आप सभी को कैसा लगा ये 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके? आज इससे बहुत सारे फैक्ट को बताए हैं, आप अच्छा से देख लेते हैं तो आपको पूरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब तरह से रिवीजन हो जाएगा। आप आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा। सारे लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कर लीजिएगा। हम PDF यहाँ से डाल देंगे, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन सारा आ जाएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ से सब्जेक्टिव बना लीजिएगा। देखिए जो जो क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव दिया गया है यहाँ से सारे क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। बहुत सारा हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिए हैं आपको। आज यहीं तक वीडियो रखते हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रहा होगा। आज महाशिवरात्रि है जिसके वजह से इधर थोड़ा सा DJ उजे भी बज रहा होगा, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, अगले बार से साउंड नहीं आएगा। तो आप सभी को कैसा लगा वीडियो, इसको देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।